जबकि भाषाओं में संघर्ष होता है और उसको उपयोग करने वाले उसी भाषाओं पर संघर्ष करते हैं। बहुत दुखद है। यह अत्यंत दुखद पहलू है भाषाओं को लेकर, और खास करके उस दैदीप्यमान भारत में जो कि भाषाओं के कारण जाना जाता है। वाह। एक और बात, भाषाओं में कभी मनभेद नहीं होता। भाषाओं में मतभेद हो सकता है, लेकिन हम में भाषाओं के उपयोग में मनभेद हो गया है, मतभेद तो दूर की बात है। और जब जब मनभेद होगा अवनति होगी, और जब जब मतभेद होगा हमेशा विकास होगा, क्योंकि मतभेद विकास को जन्म देता है। और यदि कोई आलोचना करता है तो मुझे बहुत अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि आलोचना में भी आलोक है, और वो आलोक कहीं ना कहीं होना भी चाहिए। हर भाषाओं में वो आलोक होना चाहिए। हर भाषा में अपनी ऊर्जा है, तेज है, आभा है, प्रभा है, और उस आभा, प्रभा, ओज, तेज का यदि हम उपयोग अपने मुखारविंद से प्रस्फुटित होने वाले शब्दों में नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उन भाषाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। भाषाएं कभी अन्याय नहीं करती, बल्कि उपयोग करने वाले उसके साथ अन्याय करते हैं। इसलिए भाषाओं के प्रभुत्व को जानने की आवश्यकता है, जिसे आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, और उसका लघु रूप आप NEP कहते हैं। उसको यदि आप इस तरफ से पढ़ें तो वो पेन होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको एक कलम देती है कि आप एक नया इतिहास भारत का लिख पाए। वो इतिहास जो भाषीय इतिहास हो, वो इतिहास जहां पर भारत की भाषाएं पुष्पित और पल्लवित हो सके, वो इतिहास जहां पर भाषा पर हम गौरव की अनुभूति कर पाए। और इसीलिए मुझे सूरजबाई खांडे की भरथरी याद आती है, और भरथरी जब राजा भरथरी पर लिखी गई उज्जैन से, और वो कालांतर में जाके मध्य प्रदेश से होती हुई, राजस्थान, गुजरात से होती हुई जब छत्तीसगढ़ आती है, तो छत्तीसगढ़ का लोक लालित्य, लोक कला, लोकगीत, लोक नृत्य सभी उस भरथरी में समाहित हो जाते हैं। तो भाषाएं जो है वो संस्कृति को अपने भीतर समाहित करती हैं, और यदि हम बिना संस्कृति को जाने भारतीय भाषाओं का प्रयोग करें तो हमें संस्कृति को जानने की आवश्यकता है। इसलिए भाषाएं जो है वो संदर्भ पर आधारित हैं। भाषाएं अकेली नहीं होती, उनके साथ संदर्भ जुड़ा होता है। और इसलिए पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, PLSI जिसको कहते हैं, जिसका काम पद्मश्री गणेश देवी जी ने किया था, उसने एक पुस्तक हर एक राज्य का छापा था, जो हर एक राज्य का भाषिक इतिहास पर था, और छत्तीसगढ़ का भी भाषिक इतिहास उन्होंने छापा, जिस पर आदरणीय चितरंजन कर सर ने काम किया। उसका कभी मैंने अंग्रेजी अनुवाद भी किया था, और उसमें 17 भाषाओं को लिया गया। इन 17 भाषाओं को लिया गया, और आप बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी की, और छत्तीसगढ़ में न जाने इतनी 17 भाषाएं हैं, लेकिन आज उसके बोलने वाले कहां रहे। अभी डॉक्टर मनीष बात कर रहे थे श्रुति परंपरा की। हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी। उस जमाने में कोई आपके पास अभ्यास पुस्तिका नहीं थी जिस पर आप गुरु के बोले हुए वचनों को उतार सके। वो केवल श्रुति परंपरा थी, और जहां जहां श्रुति परंपरा थी वहां उच्चारण दोष नहीं होता। और जब से हम लिखित परंपरा में आए, लगातार उच्चारण पे दोष प्रारंभ हो गए। और जब जब हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा रही, भाषाएं पुष्पित और पल्लवित हुई, और जैसे ही लिखित आई, भाषाएं अपने आप समाप्ति के कगार पर चली गई। हम भाषाओं के वाहक हैं। भाषाएं अवरोध उत्पन्न नहीं करती, बल्कि भाषाएं वाहक बनती हैं। और इसलिए भाषाओं का सामंजस्य हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। भारतीय भाषा परिवार केवल कहने से नहीं होगा, प्रत्येक भाषा को प्रचुर मात्रा में उस भाषा के लिए उपलब्ध सम्मान यदि हम दे पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं कर्नाटक के मैसूर से आता हूं, और जब मैं कन्नड़ बोलता हूं तो मेरे साथी मुझसे कहते हैं, एक डिब्बे के अंदर कंकड़ डाल के हिला दो तो उससे जो ध्वनि निकलती है वो आपकी भाषा है। यदि ये भारतीय भाषाओं के प्रति हमारे मानस पटल पर अंकित एक शब्द है तो मुझे भारतीय होने पर गर्व है। मेरा हृदय धड़कता कन्नड़ के लिए है, मेरे स्नायुओं में रक्त जो प्रवाहित होता है वो हिंदी है, लेकिन मेरे जीवकोपार्जन की भाषा जो है वो अंग्रेजी है। तो यदि मैं तीनों के साथ समान रूप से बिना भेदभाव किए उनका उपयोग उचित तरीके से कर पाता हूं, तो ये भाषाओं ने मुझे उसका एक विद्यार्थी बनाया है।
और उन्हीं भाषाओं का प्रयोग मैं आप तक अपनी अभिव्यक्ति को आप तक संप्रेषित करने में उपयोग कर पा रहा हूं। और इसलिए हमें चाहिए कि हम इस बृहद छत्तीसगढ़, एक दैदीप्यमान छत्तीसगढ़, रत्नगर्भा छत्तीसगढ़, इसकी विभिन्न भाषाओं को निकालें और आज के इन युवाओं को उन भाषाओं से परिचित कराने की जिम्मेवारी भी हम सभी जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं उनका एक महती कर्तव्य और दायित्व भी। भाषाएं न होती तो हम किसी भी विषय को उन तक संप्रेषित नहीं कर पाते और इसलिए भाषाओं को होना आवश्यक है। हम उस धरती पर हैं जहां पर निर्वासित होकर कालिदास ने आकर मेघदूतम की रचना की थी। रामगढ़, वहां हम हिंदी साहित्य वाले कितने लोग ले जाकर, जिसको आशुतोष सिंह बोल रहे थे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उसकी अनुभूति करा पाए हैं। हम में से कितने लोग भौतिकी पढ़ाते हैं, वहां जाकर वहां की अकॉस्टिक्स पर विद्यार्थियों को बताए हैं कि ऊपर से बोले जाने वाले प्रत्येक डायलॉग जो है वो नीचे तक बिना माइक के सुनाई देती है और वहां की अकॉस्टिक्स तो देखिए। हम तो जान ही नहीं पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लगातार IKS पर, इंडियन नॉलेज सिस्टम, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, मैं कभी उसको इंडियन नॉलेज सिस्टम नहीं कहता, मैं उसको कहता हूं भारतीय ज्ञान पद्धति। वो IKS नहीं है बल्कि वो BJP है, भारतीय ज्ञान पद्धति। और BJP मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो ज्ञाना जो है वो G से नहीं बल्कि J से प्रारंभ होता है और ज्ञाना यदि आप लिखें तो JYANA होता है, ज्ञाना होता है। तो हमें IKS नहीं कह के उसको भारतीय ज्ञान पद्धति कहना चाहिए। वो परंपरा नहीं है, वो एक वैज्ञानिक पद्धति है जो कि सालों से चली आई है और हमें उस भारतीय ज्ञान पद्धति का किस तरीके से हमारे अन्य विषयों में हम उसको समाहित कर पाएं, उसको आत्मसात कर पाएं, हमें जो पढ़ाया गया उसको विस्मृत कर पाएं। और इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं लर्न, फिर आगे कहते हैं रीलर्न, फिर उसके बाद कहते हैं अनलर्न और उसके बाद फिर आता है लर्न। और यदि लर्न है तो लर्न में से L हटा दीजिए, बचा क्या? अर्न। जब तक आप लर्न नहीं कर पाएंगे तब तक आप अर्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए लर्न करना बहुत आवश्यक है। और जो आपने लर्न कर लिया और लर्न करना है तो इसके लिए रीलर्न करें और उसके बाद और लर्न करना है तो जो सीखा हुआ है उसको छोड़कर जाइए। इसलिए गुरु के पास जब जाएं तो आपके पास जितनी सीखी हुई चीजें हैं उस सारे को त्याग कर एक खुले दिमाग के साथ गुरु के पास जाइए तो गुरु जितना दिया है उस सबको आप अवशोषित कर पाएंगे। यदि आप दिमाग में भर के जाएंगे तो गुरु का दिया हुआ और आपके अंदर के दिमाग के अंदर की जो चीजें हैं उन दोनों में उथल पुथल होगी और आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु के पास जाते समय एक स्पॉन्ज के जैसा जाना चाहिए और गुरु जो बोला वो पूरा अवशोषित हो जाए और गुरु जब उस स्पॉन्ज को लेकर निचोड़े तो गुरु जो बोला है वो पूरा का पूरा उतर कर आ जाए। ये गुरु और शिष्य के बीच के संबंध है और यही अंतर संबंध हम में भी निहित होने चाहिए। इसलिए हम आजकल बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज की। जब कोई भी लैंग्वेज काम नहीं आती है तो एक लैंग्वेज जो सर्वमान्य काम आती है जिसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। और इसीलिए जब आपको लघु शंका लगती है तो आप ये उंगली ही उठाते हैं और जब आपको दीर्घ शंका लगती है तो ये उंगली उठाते हैं। और जब आपका अनुबंध किसी के साथ होता है जिसको आप एंगेजमेंट कहते हैं तो यही उंगली काम आती है। और जब आपको किसी को उंगली दिखाना होगा तो ये उंगली काम आती है। और आप सभी जब स्मार्टफोन चलाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली उंगली ये है। तो पांचों उंगलियों की कीमत और महत्व अलग अलग है, लेकिन ये पांचों उंगलियों को यदि मैं भारतीय भाषाएं मानता हूं तो ये यदि ऐसे होती हैं तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ये सारी भाषाओं को मिलाकर इन उंगलियों को मैं ऐसे करके यदि ऐसे बना लेता हूं तब जाकर भारत विश्व गुरु और 2047 में विकसित भारत बनता है। और विकसित भारत के लिए भारतीय भाषाओं का न केवल उनका उद्धार आवश्यक है, उनको समर्थ करने की आवश्यकता है, उनको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, उनको सशक्त करने की आवश्यकता है, बल्कि उनमें सामंजस्य बनाने की भी आवश्यकता है। तब जाकर हम नवनिर्मित समृद्ध भारत,
सशक्त भारत, सुदृढ़ भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। और इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि आप यदि एक भाषा जानते हैं तो एक और भाषा जानिए, ताकि बहुभाषी आप हो सके। भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहां पर अंग्रेजी में हम मूवी भी देखने जाते हैं तो मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, रहते भी हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हैं, काम भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं, तो क्यों नहीं हम भी मल्टीलिंगुअल हो जाए। इसलिए हमें मल्टीलिंगुअल होने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर हमारे साथीगण ने बड़े ओज और तेज के साथ न केवल कविता के माध्यम से बल्कि अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से भी आपको आह्लादित किया, आपको संतोष प्रदान किया। और मेरा दायित्व था कि समग्र रूप से मैं अपनी बात को रख पाऊं। इस महाविद्यालय ने मुझे ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए आदरणीय डॉक्टर सावित्री त्रिपाठी मैडम का और उनके समस्त स्टाफ का हृदय से आभार और